नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का पहला लेक्चर। हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि प्रसार के बारे में। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर ये एक्सटेंशन होता क्या है, इसका इतिहास क्या है और एग्रीकल्चर में ये महत्वपूर्ण क्यों है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हो। इस कोर्स के अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा ये बाइलिंगुअल भाषा में मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, तो एक्सटेंशन एजुकेशन में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो आता है एजुकेशन। आखिर ये एजुकेशन होता क्या है? तो एजुकेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है, एजुकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर। जो आदमी है, आदमी के अंदर जो व्यवहार है, उसके व्यवहार के अंदर ऐसा वांछनीय परिवर्तन किया जाए जिससे कि सोसाइटी में उसका स्टेचर बढ़ सके, वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके और अपने जीवन का साधन तलाश सके। बोले तो वो उसकी मदद से कुछ धन अर्जित कर सके, अपनी दिनचर्या को चला सके, उसके जो खर्चे हैं उसको पूरा कर सके। यही होता है एजुकेशन का सबसे बेसिक सा फंडामेंटल। एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन में दीज चेंजेस जो होते हैं, यानी कि एजुकेशन में ये जो चेंजेस अभी मैंने आपको बताया, जो डिजायरेबल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, वो कैसे कैसे आते हैं? जब वो उसको एक डिजायरेबल नॉलेज मिलता है, समाज के प्रति उसका धीरे धीरे एटीट्यूड चेंज होता है, उसके अंदर स्किल भी डेवलप होती है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन is the desirable change in the human behavior that can be bring with the help of desirable knowledge, attitude and the skill। इन सभी चीज़ों की मदद से एक आदमी जो होता है उसके अंदर डिजायरेबल चेंजेस लाए जाते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये एजुकेशन होता है। एजुकेशन जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। दो तरह का क्या होता है? वो तीन तरह का होता है। एक तो होता है बेटा फॉर्मल एजुकेशन, और एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये तीन तरह का एजुकेशन होता है। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये फॉर्मल एजुकेशन किस चिड़िया का नाम होता है, तो इसको समझते हैं। जैसे कि हम 6th में पढ़ते थे, 5th में पढ़ते थे, 4th में पढ़ते थे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो हर क्लास में जब हम पढ़ते थे तो वो क्लास था, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था उसको। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट अलग अलग हम पढ़ते थे। साइंस पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे। एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ते थे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते थे। पहला लेक्चर पढ़ा, फिर दूसरा लेक्चर पढ़ा, फिर तीसरा लेक्चर पढ़ा, फिर चौथा लेक्चर पढ़ा। अगर मान लो हम पढ़ रहे हैं पहला लेक्चर और पहले लेक्चर के बाद अगर हम 5वें लेक्चर पे शिफ्ट कर जा रहे हैं, बीच के अगर हमने 2nd, 3rd और 4th लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो हमको कायदे से समझ में नहीं आएगा 5th लेक्चर। इसी तरीके से अगर आप 1st क्लास में पढ़े हो और 1st क्लास से सीधे आप 5th क्लास में चले जाओ, बीच के आप 3-4 क्लास नहीं पढ़ो, तो आप 5th क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया जाता है वो एक ऑर्गेनाइज वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड तरीके से उसको पढ़ाया जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमको छत पे चढ़ना होता है तो हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से ये होता है। उसमें एक प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना होता है एजुकेशन का, जैसे कि स्कूल का जो एजुकेशन होता है, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन होता है
ये एक तरह का फॉर्मल एजुकेशन होता है। इसमें आपको प्रॉपर एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आपको प्रॉपर तरीके से कवर करना होता है, एक डिजायरेबल टाइम दिया जाता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम पर आपको इतना सिलेबस कवर कर लेना है। उसके बाद उसका टेस्ट होगा, उसका फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर उसका फाइनल होगा, फिर ग्रेडिंग होगी, मार्किंग होगी, आपको डिग्री मिलेगा। ये प्रॉपर तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो एक तरह का लॉन्ग लाइफ एजुकेशनल प्रोसेस होती है। जैसे कि आदमी अपने बिहेवियर में जो चेंज लाता रहता है, इसके बाद आदमी जो अपने अनुभव से सीखता है, कुछ चीजें आदमी करते करते सीखता है। तो इस तरीके की जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली जो प्रोसेस है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे जब हम छोटे थे तो हम चलना सीख रहे थे, फिर जब हम बड़े हुए तो हमने दौड़ना सीखा, फिर हमने खेलना सीखा, बोलना सीखा, इसके अलावा साइकिल चलानी सीखी, बाइक चलानी सीखी। अब धीरे धीरे हम कार चलाना सीखेंगे, फिर पेरेंटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद कमाना सीखेंगे, फिर अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उससे निकलना सीखेंगे। मतलब जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसको भी हम सीखते ही हैं। वो भी एक तरीके का डिजायरेबल चेंज लाने की एक प्रक्रिया होती है, तो उसको भी सीखा जाता है। लेकिन उसका कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है कि हाँ आपको ये सीखना है, अब इसका पेपर होगा, अब इसका फिर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद फिर आपको नंबर दिए जाएंगे, ग्रेडिंग होगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ जो होती है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। कहा जाता है कि आदमी जब तक जीता है तब तक सीता है, जब तक जीता है तब तक सीता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो जिएगा तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो होता है एक तरह का जो एजुकेशन होता है वो इनफॉर्मल टाइप का एजुकेशन होता है। अगर हम फिलॉसफी में बात करें तो अगर कोई कह रहा है कि ज़िंदगी ने हमें चलना सिखा दिया, ज़िंदगी ने ठोकरों से लड़ते लड़ते हम ज़िंदगी में चलना सीख गए, तो वो जो फिलॉसफी बोला जा रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का ही बीज पड़ा रहता है। ठीक, तो ये एक तरीके की लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस होती है जो कि हमारे डेली एक्सपीरियंस के साथ साथ और इन्वायरमेंट के एक्सपोजर के साथ साथ आता है। होम में खेलते समय, खाना खाते समय, जैसे हमको कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे साइकिल चलानी है, बाइक चलानी है, ये तमाम चीज़ें हम सीखते जाते हैं। इसके अलावा जैसे मोबाइल चलाना सीखना है या लैपटॉप चलाना हम सीख रहे हैं, तो ये एक तरीके का इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। खैर वैसे लैपटॉप चलाना या फिर कंप्यूटर का एक कोर्स भी होता है, तो वहाँ पर आप एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो हो गया। लेकिन अगर आप जैसे हम मोबाइल चलाना सीख रहे हैं तो मोबाइल चलाने के लिए कहीं कोर्स तो हमने किया नहीं है, वो एक तरीके का क्या होता है, वो एक तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। समझ गए? तो दो मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बता दिया और दूसरा हमने बता दिया इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तीसरा तरह का कौन होता है? तीसरे तरीके का होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बेटा इस तरीके से होता है जो कि कई बार फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तरीके से बिहेव करता है और कई बार इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तरीके से बिहेव करता है। इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन एक्टिविटी बट आउटसाइड द फ्रेमवर्क बाउंड्रीज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो एक तरीके का नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। जैसे आप लोग जब बीएससी कर रहे हो या फिर एमएससी जब आप करते हो तो वहाँ पर आप एक्सटेंशन एजुकेशन का एक कोर्स पढ़ते हो, तो वहाँ पर प्रॉपर एक सिलेबस होता है, प्रॉपर लेक्चर वाइज सिलेबस डिज़ाइन किया गया रहता है। उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है और फाइनल का एग्ज़ाम होता है और प्रॉपर तरीके से आपको नंबर मिलते हैं, ग्रेडिंग होती है और मार्कशीट मिलता है। तो वो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो बिल्कुल फॉर्मल एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम हो गया। और एक एक्सटेंशन एजुकेशन होता है जो कि एक एक्सटेंशन वर्कर जो कि यूनिवर्सिटी से कुछ भी जो एक्सटेंशन वाले प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लेके जाता है और किसानों को उसको समझाने का प्रयास करता है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करी है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है, मतलब गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन ने हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करी। अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी के फायदे क्या हैं, जब तक ये चीज हम किसानों को जाकर नहीं बताएंगे तब तक किसान उस हाई यील्डिंग वैरायटी को या कोई भी नई चीज जो आ रही है
उसको किसान अडॉप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो एक एक्सटेंशन वर्कर किसान को जाके सिखा रहा है वो भी एक एक्सटेंशन होता है, और वो इनफॉर्मल एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। लेकिन जो हम बीएससी और एमएससी करते समय पढ़ते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, और इन दोनों को मिला के देखते हैं तो ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम होता है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जिसको हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, इट इज आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो स्कूल के बाद भी चलता रहता है। ये जो चलता है ये हमारे नीड के अकॉर्डिंग और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये बढ़ता रहता है और बदलता भी रहता है। जैसे हमने कभी भी स्कूल में मोबाइल चलाना नहीं सीखा, लेकिन मोबाइल हमको मिली और हमने चलाना सीख लिया। ये कोई ऐसा एजुकेशन नहीं है, वो एकदम इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था जिसकी मदद से हमने सीख लिया। या जब हम स्कूल से पढ़ के बाहर निकले और हमको पता चल रहा है कि धीरे धीरे कुछ और भी डेवलपमेंट होती जा रही है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम बार बार अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो वो ऐसा थोड़ी है कि हमने बीएससी करी, एमएससी करी और उसके बाद भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हम अपना अलग अलग पढ़ते रहते हैं, अलग अलग सोर्स से चीजें इकट्ठा करते रहते हैं जिससे आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देते रहें। तो ये हमारा एक तरीके का इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जो कि स्कूल के बाद भी और कॉलेज एजुकेशन के बाद भी ये चलता रहता है। इसके अलावा पीपल के नीड और उनके इंटरेस्ट के ऊपर ये चीजें चलती रहती हैं। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते समय आपसे बीच बीच में कुछ फीडबैक लेता हूँ, उस फीडबैक की मदद से फिर मैं आगे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता हूँ, आगे और चीजें इम्प्रूव करता हूँ। तो ये जो चीज होती है वो भी एक तरीके का एक्सटेंशन एजुकेशन का फीचर होता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा जो ये एक्सटेंशन एजुकेशन होता है ये मेनली फार्मर के साथ डील करता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर केवल फार्मर की बातों को ही ज्यादा ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो वॉलंटियरली होता है। जैसे मान लो कि अगर आप बीएससी कर रहे हो और आपको जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आप उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चाहो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि बीएससी करते समय आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए, तो आप ना तो 4 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो ना 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, आपको कोई 3 सब्जेक्ट का चुनाव करना ही पड़ेगा। और जब क्लास चलेगी तो क्लास अटेंड करना है, जब एग्जाम होगा तब एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें वॉलंटियरली कुछ नहीं होता है, स्वैच्छिक नहीं होता है। वहां पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक्सटेंशन में ये 100% वॉलंटियरली होता है। आप चले गए गांव में, किसानों को हाई यील्डिंग वेराइटी के बारे में समझा रहे हो, आपने एक पेड़ के नीचे अपना चौपाल लगा लिया, चौपाल में आप अपना ज्ञान बांट रहे हो। जिस किसान को सुनना होगा वो किसान आपकी बातें आएगा और आके सुनेगा। आप उसको बांध के बैठा के नहीं सुना सकते, नहीं सिखा सकते। आपकी बातें वो सुनेगा। अगर आपकी बातों में उसे कुछ दम लगेगा कि हाँ जो बातें बताई जा रही हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो उन बातों को वो सुनेगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इस चीज को दबाव में किसानों से नहीं करवा सकते। इसके अलावा यह फ्लेक्सिबल इन नेचर का होता है। जैसे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास चलेगी और इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास चलेगी। लेकिन जो ये एक्सटेंशन एजुकेशन होता है जो हम फार्मर्स को जाकर देते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता है। हम गए 11 बजे, हम गांव में पहुंच गए, किसानों को आने में देर हो गया, कुछ किसान खेत से आ रहे थे, कुछ किसान कहीं और से आ रहे थे, तो आने में सबको देर हो गया। तो जो हमने 11 बजे से शुरू करना था वो हमने 12 बजे से शुरू किया। अब पता चला किसान आए, पूछते गए, हम बताते गए, पूछते गए, हम बताते गए। हमने सोचा था कि 2 बजे तक हमारी चौपाल खत्म हो जाएगी, लेकिन किसान आए, पूछते गए, बताते गए, पूछते गए, बताते गए। जो 2 बजे तक खत्म होना था वो 12 बजे तक खत्म हो गया। जो 2 बजे तक खत्म होना था वो 3-4 बजे तक चलता रह गया। तो काफी फ्लेक्सिबल होता है और इसका नेचर भी फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप गए थे, आपने सोचा था कि हम नाटक के माध्यम से कोई जानकारी किसानों को देंगे, लेकिन वहां पर जब आप किसान के पास गए तो नाटक में जो सवाल आ रहे थे किसान उसको पूछना शुरू कर दिया। अब क्योंकि आप एक एक्सटेंशन वर्कर हो, आपके साथ जो नाटक मंडली गई थी,
आप उस नाटक मंडली को थोड़ी देर के लिए रोकोगे, भैया रुको, किसान यहाँ डायरेक्टली हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो हम इसको डायरेक्ट बताएंगे, इसको नाटक से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाटक एक तरीके से पब्लिक को बुलाने का एक जरिया होता है। लेकिन अगर किसान ज्यादा जागरूक है तो कहेगा नाटक से हमें नहीं बताओ, हम डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हमको उसका स्पष्ट प्रॉपर जवाब देते जाओ। तो आप गए थे वहां नाटक करने, नाटक दिखाने कि नाटक के माध्यम से चीजों को सिखाएंगे, लेकिन वहां पर किसान जो जागरूक मिल गए तो आपसे वो प्रॉपर क्वेश्चन करने लगे, आप उनको बताने लगे, इस तरीके से हो गया। मतलब वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। आप सोच के कुछ और गए हो और करना कुछ और पड़ रहा है, बाकी हमारा जो मेन लक्ष्य है वही है। समझ गए? तो एक चीज ये होता है। इसके अलावा इसका जो ऑडियंस होता है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन जिसको हम दे रहे होते हैं, वो बहुत हेट्रोजीनियस होता है। जैसे कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं 9th में, 10th में, बीएससी में, एमएससी में, तो एक सेम रेंज ऑफ एज के बच्चे होते हैं। सबकी एज लगभग बराबर होती है, 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर हम गांव में चौपाल लगा रहे हैं तो एक बच्चा होगा जो वहां 8 साल का, 10 साल का भी बैठा होगा, और एक बुढ़ा होगा जो 90-95 साल का भी बैठा होगा, दोनों को जानकारी वो मिल रही होगी। तो वहां पर जो ऑडियंस होती है वो हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है एक्सटेंशन एजुकेशन में। इसके अलावा जब हम इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं तो इंडिविजुअल अप्रोच इज फॉलो टू स्टार्ट विथ पार्टी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड मूव ऑन टू थ्योरी। इसमें क्या किया जाता है, पहले अगर हमको किसान को बताना है तो पहले तो किसान को हम प्रैक्टिकली दिखा के उसको समझाते हैं कि भैया ये देखो, जैसे मान लो अगर आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होता है अलग अलग स्टेट्स का, वो कुछ किसानों को एग्जीबिशन में लेके जाता है, किसानों को भ्रमण पर लेके जाता है। हर जिले के किसान, बढ़िया बढ़िया किसान जो होते हैं वो जाते हैं। कई बार वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कई बार जो बहुत प्रगतिशील किसान होते हैं उनके यहाँ जाते हैं, और प्रॉपर तरीके से वहां पर वो देख के आते हैं कि फलाना किसान या फलाना जो एक रिसर्च सेंटर है वहां पर किस तरह से खेती करने के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं, किस नए नए तरीके से वो लोग खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसान करना सीखता है, और उसके बाद फिर वो थ्योरी पे आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे करना है, फिर डीप में जाएगा, तब वो थ्योरी पढ़ता है। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चलता है। एजुकेशन सिस्टम जो होता है बेटा वो 2 वे डायरेक्शनल होता है, वो दोनों तरफ से होता है। जैसे जब कोई एक एक्सटेंशन वर्कर जा रहा है तो वो केवल किसानों को अपनी बात बताने और समझाने नहीं जा रहा है। अगर किसान अपनी चीजों को वहां पर रख रहे हैं, उसका जवाब किसानों को मिल रहा है, इसके बाद कुछ किसान ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो उस सवाल को आपको फिर से उसका आंसर खोजना पड़ेगा। जैसे मान लो आप गए हो किसान को किसी स्कीम के बारे में बताने, अब स्कीम जब आपने बनाई तो स्कीम जब फील्ड में जाकर इम्प्लीमेंट हो रही है तो इसके बीच में कुछ दिक्कत होती है। एक तो कागज पे बनाया गया है और एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है, दोनों में प्रॉब्लम कई बार आती है। तो अगर मान लो हमने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया और किसान हमको कुछ फीडबैक दे रहे हैं कि साहब इस तरीके से दिक्कत हो रही है, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, तो उसको हम प्रॉपर सुनेंगे और उससे हमें शिक्षा मिलेगी। किसान जो अपनी समस्याएं बताएंगे वो भी हमारे एक नॉलेज में आएगा, फिर उसको हम आएंगे और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वहां पर बताएंगे कि किसान इस समय ये समस्या फेस कर रहे हैं, इसका समाधान निकाल के दो। तो इसीलिए ये 2 वे डायरेक्शनल होता है, ये दो तरफ का होता है। जैसे मान लो आप 9th में पढ़ रहे हो, इमेजिन करो कि आपको जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। जैसे पहले जो बोरबरी का मॉडल हुआ करता था केमिस्ट्री में, उससे पहले तरबूज वाला मॉडल था और तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले मॉडल हुआ करते थे। तरबूज मॉडल, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे पता नहीं है। वो बेटा जो तरबूज मॉडल था वो गलत था, लेकिन जब उस समय वो एग्जाम में पढ़ाया जा रहा था तो कोई बच्चा उसको गलत मान के नहीं पढ़ रहा था। उसको आपको पढ़ना है और उसको आपको एग्जाम में लिखना ही है। आप ये नहीं कह सकते सर जी ये गलत है। वो बाद में जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके के मेथड इजाद किए, बताए और उसको गलत सिद्ध किया, तब वो गलत हुआ। लेकिन यहाँ पर ऑन द स्पॉट चीजें रिजेक्ट भी होती हैं और ऑन द स्पॉट चीजें फिर अलग तरीके से यूज भी करी जाती हैं। तो ये फार्मर और जो रिसर्चर होते हैं, कुछ चीजें फार्मर रिसर्चर को सिखाता है और रिसर्चर फार्मर्स को सिखाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से
बाई डायरेक्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा ये पार्टिसिपेटरी इन नेचर का होता है। कोई भी फार्मर है, अगर रिसर्चर के काम को तवज्जो ही नहीं दे रहा है तो रिसर्च करना बेकार है। और अगर किसान जो है वो बहुत ज्यादा सोच रहा है कि कोई नई नई खेती की तकनीक हमको मिले, लेकिन अगर रिसर्चर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है तो भी बेकार है। तो ये दोनों का आपस में पार्टिसिपेशन जरूरी होना चाहिए। अगर प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा फार्मर और रिसर्चर के बीच में, तो ना रिसर्चर बता पाएगा फार्मर को कि इस तरीके से खेती करो, और ना किसान रिसर्चर को बता पाएगा कि खेती करते समय हमें ये समस्याएं होती। इसीलिए इस चीज की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज मेनली हॉरिजेंटल। एक्सटेंशन एजुकेशन जो टीचिंग होती है ये हॉरिजेंटल होती है, यानी कि क्षैतिज होती है। क्षैतिज इस वजह से होती है बेटा कि इसमें आप भी सीख रहे हो और किसान भी सीख रहा है, किसान आपके माध्यम से सीख रहा है और आप किसान के माध्यम से सीख रहे हो, तो हॉरिजेंटली होता है। जैसे आप क्लास में जब पढ़ रहे होते हो तो वहां प्रोफेसर आपको सिखा रहा होता है, आप प्रोफेसर को नहीं सिखा रहे होते हैं। वहां पर प्रोफेसर आपको देख देख के, आपके बिहेवियर को देख के, पढ़ाने के तरीके को वो खुद से इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां जाओगे और प्रोफेसर को ही सिलेबस समझाने लगोगे। प्रोफेसर को सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से पता है, तो वो हॉरिजेंटल नहीं होता है वहां पर। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ पर हॉरिजेंटल होता है। और इसके अलावा जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन होता है। इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है कि इतना पढ़ लो अब ये कंप्लीट हो गया। इसका फिक्स सिलेबस नहीं होता है, नया नया एक्सटेंशन एजुकेशन का आता रहता है और नए नई प्रक्रियाएं हम यूज करते रहते हैं। मतलब ये कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोग्राम होता, समझ गए। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर एक बार जरूर कर दो। इसके अलावा बात करते हैं अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की। जैसे जब हम बात करते हैं वर्ड एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एक है एक्स और ये दूसरा है टेंसियो। एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रेचिंग आउट। जैसे कि किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई चीज रिसर्च करके नई चीज इजाद की गई, उस चीज को जब तक हम खींच के फैलाएंगे नहीं किसानों तक, तब तक उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में, एक्सटेंशन प्रोग्राम में हम जो चीजें रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार करी गई हैं उसको हम किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, समझ गए। तो इसी वजह से इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रेचिंग आउट। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की। Extension education is an applied behavioral science aimed at bringing about desirable change in the knowledge, skill, attitude, and understanding of rural people to improve their socio-economic and psychological status. एजुकेशन जो होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन एक तरीके का बिहेवियरल साइंस होता है, यानी कि व्यवहारिक विज्ञान होता है, जिसका शुद्ध एम यही होता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्तर में किस तरीके से सुधार लाया जाए और इस सुधार को लाने के लिए उनको कौन कौन सी नॉलेज दी जाए, उनके स्किल के अंदर कौन सा सुधार किया जाए, उनके एटीट्यूड में किस तरीके से चेंजिंग लाया जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से बदला जाए, जिससे कि उनका सोशियो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल स्टेटस चेंज हो जाए। यही एक्सटेंशन एजुकेशन का सबसे मेन डेफिनेशन होता है, समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चरल एजुकेशन का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का तो मैंने बता दिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज द ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन that deals with the economic and social aspects of people who are engaged in or associated to agriculture। सीधा सीधा मतलब है कि अगर वही एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो कि खेती करते हैं, जो आगे चलकर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है,
तो उसी को हम एक्सटेंशन एजुकेशन कह देते हैं। यानी कि ऐसा एक्सटेंशन एजुकेशन जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है उसको हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोलते हैं, या फिर उसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन भी कह सकते हैं। समझ गए। अब इसके कुछ की इनसाइट्स होते हैं इसके एक्सटेंशन के। प्रसार विज्ञान जो होता है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है बेटा, ये अप्लाइड साइंस होता है। इसके अलावा ये आर्ट होता है जो कि हम सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है, ये एक तरह का अप्लाइड साइंस होता है जिसके अंदर एक आर्ट भी होता है। जैसे मान लो आप चौपाल में गए हो और एक दूसरा एक्सटेंशन वर्कर है वो भी चौपाल में गया है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो किसान आपकी बात को नहीं सुनेंगे, और एक दूसरा जो है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया है तो किसान उसकी बातों को ज्यादा सुनेंगे उसकी बात को ज्यादा सुनेंगे भी और उसकी बात को ज्यादा फॉलो भी करेंगे, लेकिन आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो वो एक तरीके का आर्ट भी होता है। इसके अलावा बेटा जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इसकी मीनिंग होती है एक्सटेंशन की, वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन यूएसए में इसका मतलब होता है एजुकेशन। एक्सटेंशन जो शब्द है ये ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में 1866 में विद सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, यहाँ पर 1860 में एक्सटेंशन शब्द को ओरिजिनेट किया गया था। समझ गए। इसके अलावा एक्सटेंशन जो एजुकेशन है इसका सबसे पहली बार यूज हुआ था 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। प्रेजेंट टाइम में जो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन देखते हैं ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यूएसए में स्टार्ट हुआ था। तो एक्सटेंशन जो था, एक्सटेंशन शब्द आपको मिला था इंग्लैंड में 1866 में। एक्सटेंशन एजुकेशन 1873 में कैम्ब्रिज में स्टार्ट हुआ था। लेकिन एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है वो आपको यूएसए में सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटी जो सबसे पहली बार इनिशिएट करी गई थी वो यूएसए में करी गई थी। ये सबसे पहली एक्टिविटी थी जो आउटसाइड ऑफ द कॉलेज थी, मतलब किसी यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ करती थी, तो यूएसए में थी। फ्रेंच में जो एक्सटेंशन शब्द होता है, एक्सटेंशन शब्द की जगह पर वहां वल्गराइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंच में। इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, जो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो था उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है जेम्स स्टुअर्ट कहा जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किसको कहा जाता है, सीमन ए नाप को कहा जाता है। सीमन ए जो नैप थे इनको हम एक्सटेंशन एजुकेशन का फादर मानते हैं। लेकिन अगर फादर ऑफ केवल एक्सटेंशन पूछे तो फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लीजेंस को होता है। इसको ध्यान देना कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सीमन ए नाप होता है और फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लीजेंस होता है। बाकी फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कौन होता है, केदारनाथ सिंह, जिसको KN सिंह के नाम से जाना जाता है। बाकी जो वर्ड है एक्सटेंशन ये यूज किया गया था सबसे पहली बार वुरहिस के द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं। जो इसका की इनसाइट्स होता है एक्सटेंशन का, उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपुल एंड प्रमोट द साइंटिफिक आउटलुक। मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनके व्यवहार के अंदर उनके व्यवहार में चेंज लाया जाए, उनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसको बढ़ाया जाए और उनको एक साइंटिफिक आउटलुक की तरफ ज्यादा टिल्ट कराया जाए कि वो साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा अपनाए खेती करने में। समझ गए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टडी एजुकेशन था वो सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था सबौर भागलपुर बिहार में। इस पर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सटेंशन एजुकेशन में कराया जाना भारत में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। समझ गए। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MSc की बात हो रहा है, MSc या फिर MA। अगला क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था। इसके अलावा भारत की जो सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर में है, उत्तराखंड इस समय है, लेकिन जब ये बनी थी तो उत्तर प्रदेश में थी और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसमें जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज परफॉर्म बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। भारत में जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है इसका काम जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसके अलावा जो ICAR के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं,
इसके अलावा जो अपेक्स लेवल के ट्रेनिंग और एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सभी भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन का काम करते हैं। मतलब किसानों तक कोई भी सूचना पहुंचानी है तो यही लोग इस सूचना को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो एक्सटेंशन सर्विस है इंडिया में, ये किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्रीकल्चर है, इसके अलावा जो वेटनरी साइंस वाला है, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट है, यहाँ से एक्सटेंशन एजुकेशन आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। बेटा समझना, जितने भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं वो मेन रूप से 3 तरह के काम करते हैं। सबसे पहला तो वो रिसर्च करेंगे, दूसरा वो टीचिंग का काम करते हैं और तीसरा वो एक्सटेंशन का काम करते हैं। इन तीनों को हमको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग टीचिंग कर रहे हो, तो आप जो टीचिंग कर रहे हो तो किसी एक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी होगी तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप टीचिंग कर रहे हो। आपको बीएससी की, एमएससी की, पीएचडी की वहां पर डिग्री दी जाती है, मतलब वहां पर अध्यापन का कार्य होता है। इसके अलावा वहां पर जो प्रोफेसर होते हैं वो प्रोफेसर होने के साथ साथ बड़े बड़े रिसर्चर भी होते हैं। वो अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग फसलों पर, अलग अलग तरीके की चीजों पर, अलग अलग एग्रीकल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर वो वहां पर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर रहे होते हैं और अलग अलग वैरायटी डेवलप करने का भी काम वो कर रहे होते हैं। जो प्रोफेसर आपको पढ़ाने आते हैं उसमें प्रोफेसर पढ़ाने के अलावा इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो रिसर्च करना होता है। पढ़ाने का तो इनका ऐसे समझो कि साइड वाला काम होता है। पढ़ाने का तो ऐसे समझो कि अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज होती है, अगर वहां पर फैकल्टी की कमी नहीं है तो एक जो प्रोफेसर होता है वो एक हफ्ते में 4 से 5 क्लास केवल अटेंड करता है। एक एक घंटे की 4-5 क्लास, जिसमें से मैक्सिमम 1 से 2 प्रैक्टिकल वाली क्लास और इसके अलावा 3 से 4 क्लास जो होती है वो थ्योरी वाली क्लास होती है। एक हफ्ते में केवल इतनी क्लास। बाकी अधिकतर जो उसका काम होता है वो रिसर्च करना होता है और रिसर्च करने के बाद एक्सटेंशन का भी उसी का काम होता है। वो गांव में जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसान मेला लगता है गांव यूनिवर्सिटी में, तो किसान मेला में वही सब प्रोफेसर बैठे होते हैं और किसानों को यूनिवर्सिटी में जो काम हो रहे हैं उसको किसानों को बताते हैं, जिससे किसान अपनी एग्रीकल्चर को और अच्छी तरह से सुधार पाए। समझ गए? तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च का भी काम होता है, शिक्षण का भी काम होता है और इसके अलावा एक्सटेंशन का भी काम होता है। एक्सटेंशन के काम में आप लोगों ने देखा होगा किसान मेला हर साल भर में 2 बार अधिकतर यूनिवर्सिटीज में लगाया जाता है, तो वहां पर एक तरीके से एक्सटेंशन का काम भी होता है। इसके अलावा समय समय पर बीच बीच में तमाम तरीके के गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंशन एजुकेशन के काम करवाए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं ये लोग जाते हैं, किसानों से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे अपनी समस्याएं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं और उसका निजात देने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने कुछ नया रिसर्च करके प्राप्त किया है वो किसानों तक ले जाके उस जानकारी को प्रोवाइड कराते हैं। समझ गए? अब हम बात करेंगे किसकी? फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन के, यानी कि अकॉर्डिंग टू केल्सी एंड हेरने 1967 द बेसिक फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। एक्सटेंशन एजुकेशन की बेटा जो फिलोसफी होती है, इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन में लोगों को यह सिखाया जाता है कि सोचना कैसे है, सोचना क्या है ये नहीं सिखाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो इस समय पर, देखो अन्यथा में नहीं लेना इस चीज को, मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि सर जी आप तो चमचे हो या फिर आप तो भक्त हो गए हो। उसको आपको नहीं समझना है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट विद्यार्थी हो, आपके अंदर टेक्निकल क्रिटिकल थिंकिंग वाली एबिलिटी होनी चाहिए। अधिकतर जो प्रोपोगेंडा वाले चैनल होते हैं, आप जो भी समझ लो, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, चाहे लेफ्ट वाले चाहे राइट वाले, जो प्रोपोगेंडा वाले टीवी चैनल होते हैं वहां पर व्हाट टू थिंक सिखाया जाता है। मतलब आप सोचो क्या, आपका सोचना ही वहां पर डिसाइड किया जाता है कि आप इसके बाहर कोई सोच ही ना पाओ, यानी कि आपकी सोच को यहाँ पर कैद कर लिया जाता है। लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वहां पर सिखाया जाता है कि सोचना कैसे है। समझ रहे हो? जैसे अगर कोई कह रहा है कि भारत में डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं आपको इसको सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि केवल डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ये नहीं सोचना है। मतलब यहाँ पर सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर कोई समस्या आपके पास आ रही है तो आप ये नहीं सोचो कि ये समस्या हमारे पास क्यों आई,
आप ये सोचो कि इस समस्या को हमको दूर कैसे करना है, समझ रहे हो। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में सिखाया जाता है कि सोचा कैसे जाए, क्या सोचा जाए नहीं सिखाया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी डब्ल्यू 2018 एग्जाम में पूछा गया था कि जो एक्सटेंशन की बेसिक फिलॉसफी होती है वो ये होती है टू टीच पीपुल हाउ टू थिंक, मतलब लोगों को ये सिखाया जाता है कि आखिर सोचना कैसे है, सोचना क्या है ये नहीं सिखाया जाता है, नॉट व्हाट टू थिंक। यानी कि लोगों को यह सोचना सिखाया जाता है कि लोगों को यह सोचना सिखाया जाता है कि सोचें कैसे, क्या सोचे नहीं सिखाया जाता है। आपको सोचना क्या है ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन प्रोपोगेंडा में आपको यही सिखाया जाता है कि आप इसके बाहर कुछ सोच ही ना पाओ, व्हाट टू थिंक सोचो, समझ गए। तो ये चीज दोनों तरफ से गलत होती है, चाहे लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला हो। अगला देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू एंस मिंजर 1962 द फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन इज, फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, फिलोसफी जो है एक्सटेंशन की वो ये होती है कि हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, यानी कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं। जैसे कोई एक रिसर्चर जब जाता है तो वो किसानों की मदद करता है, किसानों की मदद करता है जिससे वो एग्रीकल्चर सुधार पाएंगे। और जब किसान एग्रीकल्चर सुधार पाएंगे तो किसान खुद की भी तो मदद कर पाएंगे, अगर फसल ज्यादा होगी तो किसान उससे अपना प्रॉफिट बना पाएगा ना। तो हेल्पिंग द पीपुल टू हेल्प देमसेल्फ, यानी कि लोगों की ऐसे मदद करो कि जैसे वो अपने आप अपने लिए खुद खड़े हो पाए, समझ पा रहे हो। इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो टू वे चैनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसके अलावा एक्सटेंशन इज वर्किंग इन हार्मोनी विथ द कल्चर ऑफ द पीपल। कह रहा है कि एक्सटेंशन ले एम्फेसाइज ऑन हाउ टू टीच एंड व्हाट टू, व्हाट टू टीच तो किसान आपसे कहेगा ही भैया हमें ये बताओ, हमें ये नहीं बताओ। किसान यहाँ नहीं कहेगा कि हाउ टू टीच, आपको बताना है कि हाउ टू टीच, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हाउ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, व्हाट पे नहीं फोकस किया जाता, समझ गए। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस किसने डेवलप किया था, डॉक्टर जेपी लीजेंस ने इसको डेवलप किया था। इसमें जो होता है इसको हम पेंटागोनल प्रोसेस बोलते हैं, 5 स्टेप। यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस होती है वो 5 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है बेटा वो सिचुएशन होता है। जैसे आप मान लो किसान के घर गांव में गए, आपने देखा कि यहाँ पर किसान जो है वो दाल की खेती कर रहे हैं, लेकिन वो सिंचाई कैसे करते हैं, वो धान के जैसे धान में सिंचाई करी जाती है उस तरीके से वो दलहनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। तो आप वहां गए, आपने सिचुएशन को देखा। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आपने क्या लक्ष्य बनाया, आपने लक्ष्य बनाया कि जो दाल इनकी खराब हो रही है सिंचाई की वजह से उसको हमको सुधारना है। अब उसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे, उसको सुधारने के लिए फिर आप टीचिंग करोगे, यानी कि किसानों को पढ़ाओगे, बताओगे कि भैया दलहनी फसलों को कम पानी की जरूरत होती है, हमको थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, धान के जैसे अगर भरोगे तो दाल खराब हो जाएगी, दलहनी फसलें खराब हो जाएंगी। जब किसान इस चीज को करने लगेगा तब आप इवेल्युएट करोगे कि क्या किसान उस तरीके से कर पा रहा है जैसे आपने बताया, या जिस तरीके से आपने बताया अगर किसान उस तरह से कर भी रहा है तो क्या दलहनी फसलों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसको फिर से इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट करके फिर से उसको रिकंसिडरेशन में लाओगे और रिकंसिडरेशन के बाद फिर से सिचुएशन को समझोगे, फिर उस ऑब्जेक्टिव को समझोगे और उसके बाद फिर से टीचिंग करोगे, फिर से सिखाओगे, फिर से इवेल्युएट करोगे। ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू ऐसे सर्कुलर वे में चलता रहता है। तो स्टार्ट होता है उस सिचुएशन से, सिचुएशन में हम एनालाइज करते हैं कि आखिर इस समय की परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति को सुधार के हमको किस परिस्थिति में पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, टीचिंग के माध्यम से समझेंगे। फिर उसका एवेल्युएशन करेंगे कि अच्छा जहां तक हम पहुंचना चाहते थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्या उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं तो उसको फिर से रिकंसिडरेशन में डालेंगे कि आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए, रिकंसिडरेशन में डालेंगे, फिर से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, फिर से टीचिंग करेंगे और फिर से एवेल्युएट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की, ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है, सबसे पहले सिचुएशन होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, फिर टीचिंग होता है, फिर इवेल्युएशन होता है, फिर रिकंसिडरेशन होता है। अगर शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दूं तो होता है शॉर्टर। क्या होता है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के जो स्टेप है वो शॉर्टर होता है। शॉर्ट बोले तो एस फॉर सिचुएशन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, टी फॉर टीचिंग, ई फॉर इवेल्युएशन और आर फॉर रिकंसिडरेशन। इस स्टेप को आपको सीक्वेंस
वाइज ही याद करना है, अगर आगे पीछे कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस रूट। एक्सटेंशन जो प्रोग्राम होता है शुड स्टार्ट विथ लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व। जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो शुरू होता है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, जो अंतिम किसान होता है गांव से शुरू किया जाता है। अगर आप बिल्कुल प्रदेश से शुरू कर रहे हो कि पूरे प्रदेश के किसानों को एक साथ ही हम करोड़पति बना देंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सब तक तब आप कोई चीज पहुंचा ही नहीं पाओगे, तो आपको बिल्कुल जमीन से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसानों को जमीन पर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए राजस्थान सरकार ने बहुत पहले एक पद जारी किया था। उस पद का नाम हुआ करता था ग्राम सेवक। जो ये पद हुआ करता था पहले ग्राम सेवक, वो एग्रीकल्चर वाला काम, पशुपालन वाला भी काम और इसके अलावा और एग्रीकल्चर के जो तमाम काम हुआ करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने काम होते थे वहां पर किसानों को असिस्ट करने के लिए ग्राम सेवक नाम का एक पोस्ट गवर्नमेंट ने सृजित किया था। फिर बाद में उसको बदल दिया गया और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कर दिया गया। तो उसी तरीके से एक्सटेंशन प्रोग्राम को चलाने के लिए बिल्कुल लोकल लेवल पर जो लोकल ग्रुप है गांव की जो सिचुएशन है, वहां की जो गांव की प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके फिर वहां से हमको एजुकेशन के प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। वहां की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर टीचिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या हो रहा है, फिर अंत में फिर उसका रिकंसिडरेशन करते हैं। इस तरीके से काम चलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस रूट होना चाहिए। कोई भी एक्सटेंशन एजुकेशन तभी सक्सेस होता है जब वो ग्रॉस रूट लेवल पर उसका काम किया जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। अगर कोई आदमी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप एक एक्सटेंशन वर्कर हो, आप गए किसानों को सिखाने, किसान कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, नहीं हमको नहीं सीखना, हम नहीं सीखेंगे, हम जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे। अगर किसान कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपने जो कहा उसके अंदर उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो आप एक्सटेंशन एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि किसान कोऑपरेट करना चाहिए और उसका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। और पार्टिसिपेट करना और करवाना और कोऑपरेशन करवाना ये हर एक्सटेंशन वर्कर का एक दायित्व होता है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जैसे आपने बीएससी या एमएससी करते समय क्लास में बैठ के प्रॉपर तरीके से लेक्चर अटेंड कर लिया और आपने सीख लिया, उस तरीके से किसान नहीं सीखेगा जब तक आप करके किसानों को नहीं दिखाओगे। जैसे किसानों को नहीं पता है कि किस तरीके से मान लो कोई चीज होती है, तो उसको आपको खुद को करके दिखाना पड़ेगा, किसानों को सिखाना पड़ेगा। जब किसान खुद करेगा, करके देखेगा, देख के सीखेगा, तो वही होता है लर्निंग बाय डूइंग। जब किसान खुद करता है तो सीखता है, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। और ये जो शब्द दिया था, ये जो लर्निंग बाय डूइंग था, इसको, इस टर्म को किसने क्वाइन किया था? इसको क्वाइन किया था जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने इस टर्म को दिया था लर्निंग बाय डूइंग। इसके अलावा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी। जो एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन जो टीचिंग मेथड्स होता है, ये सबसे पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो लोकल कंडीशन है वहां के अनुसार वो एडॉप्टेबल होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जैसे एक ही तरह का जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो हर जगह पर लागू नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया धान के लिए, अब आप जाके जैसलमेर के किसानों को धान की हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में सिखा रहे हो, तो जैसलमेर का किसान धान उगा पाएगा? नहीं उगा पाएगा ना, तो वहां पर वो काम नहीं करेगा। यानी कि चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोकल कंडीशन को कायदे से अडॉप्ट कर ले, उस हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। अगर एक्सटेंशन एजुकेशन को आपको सही से काम करवाना है तो आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल का सबसे मेन जो फ्रेज होता है कि आप वो काम खुद नहीं करो जिसको आप दूसरे से करवा सकते हो। नेवर डू एनीथिंग योरसेल्फ दैट यू कैन गेट समवन टू डू फॉर यू। जैसे एक जो लीडर होता है, आपने देखा होगा जो कंपनी का एक मैनेजर होता है, ऐसा थोड़ी है कि मैनेजर उस काम को खुद नहीं कर सकता। मैनेजर उस काम को वो खुद भी कर सकता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि मैं इस काम को किसी दूसरे से करवा सकता हूं अपने बिहाफ पर। अपने लिए मैं अगर दूसरे से इस काम को करवा सकता हूं तो उसी को लीडर बोला जाता है। समझ गए? लीडर सीधे सीधे यही होता है कि भैया मैं जो काम कर सकता हूं
मैं उसको खुद नहीं करूंगा, आपसे करवा लूंगा, यही एक लीडरशिप की स्किल होती है। तो एक एक्सटेंशन एजुकेटर के अंदर, एक्सटेंशन वर्कर के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं तो पता चले वो किसी को वो सिखा रहा है और लोग उसे सिखाने लग गए, फिर वो वहां गया पर चुप हो गया, बिल्कुल अब वो सिखाने गया था फिर वो चुप हो गया, उसके पास जवाब ही नहीं है, तो काम खराब हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बिल्कुल की होता है। आपने कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया, अगर वो अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचा और अंतिम व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका जो एक्सटेंशन वर्क था वो सक्सेस नहीं हुआ। इसके अलावा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें जैसे मान लो कि हमने कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम में अब क्या क्या कमियां रह गई हैं उसको इवेलुएट करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। कैसे करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नीड है। पहले तो जब प्रोग्राम को हम देखेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे तो सोचेंगे कि क्या ये इस प्रोग्राम में किसान इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या किसानों को इस प्रोग्राम की जरूरत है, क्या ये कल्चर से डिफरेंट तो नहीं है, लोगों के कल्चर से डिफरेंट पता चले, जहां पर लोग मछली नहीं खाते वहां पर आपके जाके फिशरीज के बारे में जानकारी दे रहे हो, वहां उठाएगा लाठी और आपको सही कर देगा। इसके अलावा क्या उसकी पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल बना पाओगे प्रोग्राम को। समझ गए। इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण एक्सटेंशन एजुकेशन के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर कोई पूछे कि दो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताओ एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो आप याद रखना कि एक प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप होता है और एक प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन होता है। बाकी यहाँ पर आपको मैंने ढेर सारे एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल बताए, इन सभी को आपको कायदे से पढ़ लेना है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर एक वीडियो दी गई है। उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख के आपके जो भी सवाल हैं पेड कोर्स से रिलेटेड, वो सब वहां पर बताए गए हैं, कैसे परचेज करना है, सभी जानकारी वहां पर दी गई है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसी में दिया गया है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।